अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम ज़ैनुलाब्दीन है। एक बार फिर आपको मेरे चैनल पे CSS PMS के एग्ज़ाम्स के हवाले से, प्रिपरेशन के एग्ज़ाम्स के हवाले से खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट या इंडियन एक्ट 1935। ये 1935 का जो इंडियन एक्ट था उसके हवाले से आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वो क्या था, कि उसका बैकग्राउंड क्या थे, उसका मौक़िफ़ात क्या थे और इंडियन एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस या उसके ड्रॉबैक्स या उसका जो क्रिटिकल एनालिसिस था वो क्या था। सबसे पहले बैकग्राउंड। After the failure of Round Table Conference, the British government became much clear about the Indian problems. अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो फेल हो गई थी, जो 1930 में 1933 में हुई थी वो तो फेल हो चुकी थी, लेकिन इन दिस रिगार्ड इन 1935 a bill was furnished in British Parliament which was passed immediately. अब 1935 में एक बिल आया था जो इमीडिएटली पास हुआ। इट वॉज नॉन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा गया था। दिस एक्ट कंटेन 14 पार्ट्स, 32 सेक्शंस, 10 शेड्यूल्स एंड कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्ट्स। अब इसमें टोटल 14 पार्ट थे और 32 सेक्शंस थे, 3 शेड्यूल थे, 10 शेड्यूल थे और ये 2 पार्ट पे मुश्तमिल था। इसका पार्ट 1 pertain the provincial subjects and part 2 contain the feudal list of subjects. This act came into operation on 1st April 1937 except part 2. अब ये 1937 में जो है कि ऑपरेशनल हुआ था, लेकिन इसका पार्ट 2 जो कि feudal list का था वो ऑपरेशनल नहीं हो सका था। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। It was the most important and most comprehensive legislation introduced by the British government in India. इससे पहले भी कुछ legislations आई थी इंडियन गवर्नमेंट की, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वो इतनी comprehensive नहीं थी, इतनी डीपली और थारोली उनको जो है कि नहीं किया गया था। तो ये सबसे कम्प्रिहेंसिव और थारोली एक एक्ट या एक लेजिस्लेशन दिया गया था। इट वाज ग्रेजुअली फॉर्मुलेटेड स्टार्टिंग विद द सिमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वाइट पेपर 1933, JSC. It was a lengthy document passed by the Parliament in July 1935 and got royal assent in August 1935. अब ये जो इंडियन एक्ट 1935 था, इसको फॉर्मुलेट करने के लिए सिमन कमीशन को देखा गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को देखा गया, वाइट पेपर 1933 को रीड किया गया। उसके बाद ये जब पार्लियामेंट में पेश हुआ जुलाई 1935 में, तो वहां से पास होने के बाद रॉयल्स ने भी, ब्रिटिश रॉयल्स ने भी इसकी असेंट और एग्रीमेंट दे दी अगस्त 1935 में। अब साइलेंट फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एक्ट काउंसिल, इंडियन एक्ट 1935, प्रोविंशियल पार्ट ऑफ द एक्ट। अब सबसे पहले प्रोविंशियल पार्ट को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। Provinces were given more power and authority and for the first time provinces were made separate entities. अब 1935 के एक्ट में provinces को जो है कि ज्यादा अथॉरिटी दी गई थी फर्स्ट टाइम, और प्रोविंसेस को अलग एक एंटिटी बना दिया गया था। द सिस्टम ऑफ डायनेस्टी वाज अबॉलिश्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंटर। अब जो डायनेस्टी सिस्टम था वो सेंटर में आ गया था, लेकिन प्रोविंसेस में मुकम्मल खत्म कर दिया गया था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर गिवन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन इन द प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेशन को जो है कि उनके महकमे इस 1935 के एक्ट के बाद आए थे, जो मिनिस्ट्रीज उनके अंडर में आई थी, उनकी लेजिस्लेशन करने के अख्तियारात उनको ही दिए गए थे। सॉरी, provincial executive was handed over to the representatives of the people who were accountable before the provincial legislature.
अब प्रोविंशियल के लोग जो थे वो प्रोविंशियल ही लेजिस्लेशन के आगे अकाउंटेबल थे. द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 11 प्रोविंसेस. अब पूरी इंडिया को 11 प्रोविंसेस में कन्वर्ट कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था. रेस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस. एक रेस्पॉन्सिबल किस्म का पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया था प्रोविंसेस में. प्रोविंसेस वर गिवन full autonomy. Ministers were to be chosen by the representatives of the people. Provinces को मुकम्मल खुद मुख्तियारी दी गई थी. Ministers उनके अपने लोगों को ही चूज करने थे. Every province was given a council of ministers whose advice was binding on the governor. हर प्रोविंस को एक काउंसिल दिया गया था मिनिस्टर्स का, कैबिनेट दी गई थी जो गवर्नर की जो है कि एडवाइस पे ही बनती. However, in the discharge of his duties, the governors were responsible before the governor general. अब जो गवर्नर्स थे प्रोविंस के वो गवर्नर जनरल के सामने रेस्पॉन्सिबल थे. गवर्नर्स वर गिवन स्पेशल पावर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मिनोरिटीज. अब गवर्नर्स को जो है स्पेशल पावर्स दिए गए थे प्रोविंसेस में मिनोरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. जो मिनिस्ट्रीज दी गई थी उनको देखते हैं कि वो कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दी थी. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में आई थी एजुकेशन, पुलिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक सर्विस, फिशरीज एंड फॉरेस्ट. अब ये जो मिनिस्ट्रीज थी ये जो है कि महकमे या मिनिस्ट्रीज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में आ गई थी. ये हमारा थोड़ा सा पार्लियामेंट प्रोविंशियल एक्ट था 1935 का कि प्रोविंसेस को क्या क्या चीजें दी गई थी इस एक्ट में. फेडरल पार्ट. डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर. अब डायरकी जो थी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई थी सेंटर में. एट द सेंटर a bicameral federal legislature was proposed and its members were to be elected indirectly by the provincial legislatures. अब जो बायकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर का प्रपोजल दिया गया था उसके मेंबर्स जो थे वो इनडायरेक्टली प्रोविंशियल लेजिस्लेटर के जो मेंबर्स थे, प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर थे वो उन्हें इलेक्ट करते. फॉर द काउंसिल ऑफ द स्टेट डायरेक्ट इलेक्शंस वाज प्रपोज्ड. अब स्टेट की काउंसिल के लिए डायरेक्ट जो है कि इलेक्शंस प्रपोज किए गए थे कि इस तरह से डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए. कम्युनल इलेक्टोरेट were to be continued and allocation of seats was to be proposed. Governor General was given the special powers of issuing ordinance and suspension of constitution if time demand. Governor General को जो है कि स्पेशल पावर दिए गए थे कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था या वो कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड या मुअत्तल कर सकता था. डिफेंस, finance, foreign affairs departments were kept reserved to be administered by Governor General when the advice of 3 advisors to be appointed by the Governor General and responsible to him, not to be legislature. Defense, finance और foreign affairs फेडरल के पास ही रखे गए जिनको गवर्नर जनरल खुद देखते और उनके साथ 3 उनके एडवाइजर्स होते हैं. The cabinet of ministers must also be represented by the important minority communities. अब कैबिनेट थी जो मिनिस्टर्स की फेडरल में, उसमें भी मिनॉरिटी कम्युनिटी के जो है कि लोगों को शामिल करना लाजमी करा दिया गया था. अब ड्रॉबैक्स भी हर चीज के होते हैं, तो इसके ड्रॉबैक्स हम देखते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स थे 1935 एक्ट के. The feudal system which was introduced by the Act of 1935 was defective in many ways. इसमें ज्यादा डिफेक्ट्स थे. किस तरह से देखते हैं. There was no guarantee to the individual liberties, neither it could give a workable dominant state. अब उसमें कोई इंडिविजुअल लिबर्टी की कोई गारंटी नहीं थी, ना ही कोई वर्केबल उसका मतलब स्टेटस था. The people were not given the rights. लोगों को बेसिक राइट्स ही नहीं दिए गए थे. The system of diarchy which had failed in the provinces was introduced in the center without any prospective results. जो diarchy provinces में फेल हो गई थी उसको सेंटर में लेके आए और उसके perspectives को और उसके रिजल्ट को सोचे बगैर ही उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा गया या किया गया.
all the authority was vested in the parliament which was under the British influence. अब जो भी अथॉरिटी थी पार्लियामेंट की वो सारी ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में थी, ज्यादातर ब्रिटिश के जो लोग थे उनके ही इन्फ्लुएंस में थी. Vast authority was given to the governors in the province and to the viceroy in the center, which was against the principles of democracy and provincial autonomy. अब जो सबसे ज्यादा अख्तियारात दिए गए थे वो प्रोविंसेस में गवर्नर्स को दिए गए थे और सेंटर में वाइसरॉय को दिए गए थे. ये प्रिंसिपली जो है कि डेमोक्रेसी की रूह के भी खिलाफ था और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जो बात कर रहे थे इस एक्ट में उसके भी खिलाफ था कि आप गवर्नर्स को ज्यादा अख्तियारात दे दें और मिनिस्टर्स को कम अख्तियारात हों. गवर्नर जिस टाइम चाहे किसी भी चीज को सस्पेंड कर दे, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को या गवर्नर जनरल सस्पेंड कर दे, तो ये डेमोक्रेसी की रूह को भी एक किस्म से धटकाता. The ministers of state could interfere in the government services without any reason. अब जो ministers of state थे वो गवर्नमेंट के कामों में भी किसी बिला वजह, किसी वजह के बगैर इंटरफेयर कर सकते थे, मुदाखलत कर सकते थे और उनके काम में एक रंडक पैदा कर सकते थे. Conclusion of Indian Act 1935. The Act of 1935 failed to satisfy various sections of the country. The political leaders of India rejected it as it could not meet the demands of different political factions. अब 1935 का एक्ट किसी भी सेक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर सका इंडिया में और पॉलिटिकल लीडर्स ने उसे कंप्लीटली रिजेक्ट किया. उनकी पॉलिटिकल डिमांड्स के खिलाफ ये एक चीज आ गई थी. Both the Muslim League and Indian National Congress expressed their dissatisfaction over the act. दोनों मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक लाइन ड्रॉ कर दी डिससेटिस्फिकेशन की कि वी आर नॉट हैप्पी विद दिस एक्ट. Muslim leader Muhammad Ali Jinnah said this scheme thoroughly rotten, fundamentally bad and totally unacceptable. मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये एक बदबूदार और अनएक्सेप्टेबल और बुरी स्कीम है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. हिंदू लीडर मदन मोहन greatly criticized this act, and Pandit Jawaharlal Nehru said on the emergency rights of Governor General and governors, this act provided that this act was like a machine and that had strong brakes and no engine. जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को इस तरह से कहा कि ये एक ऐसी मशीन है जिसके ब्रेक्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इसके पास इंजन ही नहीं है, तो ये चल नहीं सकता. तो इस तरह से ये जो है कि इंडियन एक्ट हमारा फेल हो चुका था. और थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. CSS PMS के हवाले से आगे भी लेक्चर्स आते रहेंगे. अभी पाकिस्तान ऑफिस कंप्लीट होने वाला है और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.